भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे आज सौरभ कहाँ गए? हाँ, सौरभ यूएस टूर पे गए हैं उनके काम से, तो इसीलिए आज सौरभ नहीं है, उन्होंने छुट्टी मार दी इसीलिए। हेलो ख्याति, कैसे हैं आप? बोलना तो मुझे अटपटा लगा कि जनरली मैं सौरभ को बोलता हूँ और फिर वो आपसे बात करते हैं। तो खैर ख्याति, मुझे लगा आप तो ऐसे सिंगापुर में रहती हैं, इतना मतलब ट्रैफिक वगैरह के मामले में और सेफ्टी के मामले में खासकर तो प्रचलित है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा। लेकिन भारत के कई शहरों में हम लोगों का एक ऐसा विषय जो है, जो हर कोई इंसान जूझता है और उसकी बातें करता है, वो है ट्रैफिक। और ऐसा है कि हर किसी के पास उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां होती है, अपने विचार होते हैं, लेकिन इस विषय पर रिसर्च और डेटा बैक्ड एनालिसिस बहुत ही कम होती है। तो क्यों ना इस त्रुटि को हम लोग भर दे और ट्रैफिक पे जो रिसर्च हुई है उसको समझने की कोशिश करें भारत के दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही है। तो हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं एक गेस्ट जो इसी विषय पे बहुत गहन संशोधन करते हैं। आज हमारे गेस्ट है राहुल गोयल, जो आईआईटी दिल्ली के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो वेलकम राहुल, पुलियाबाजी पर आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल। तो ये पुलियाबाजी की शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैंने आपका ट्विटर पे जो एक रिपोर्ट, आप को ऑथर है जिसमें रोड सेफ्टी इन इंडिया स्टेटस रिपोर्ट इन 2023, उसको देखा, उसको पढ़ा और फिर पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत के दृष्टिकोण से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है इतनी डीप लेवल पे, और वो भी आईआईटी दिल्ली में। तो आप लोग इंजीनियरिंग माइंडसेट ला रहे होंगे कि किस तरीके से एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बनाई जाए, तो ये तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर हम लोगों को लगा आप ही एक परफेक्ट गेस्ट है जो हमें समझा सकते हैं कि भारत की ट्रैफिक समस्या, ट्रैफिक सेफ्टी वगैरह में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसी से एकदम शुरुआत करते हैं, हमेशा हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये भारत में यातायात से होने वाली जो मौतें हैं, इसके ऊपर कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बोझ कितना है और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा है या कम है? हमारी आबादी को नॉर्मलाइज करें तो हम लोग कैसे पता पड़े? अगर सालाना नंबर देखें हम, जो कि सड़क यातायात में मौतें होती हैं और जो लोग घायल होते हैं, तो 2022 का नंबर है 1,68,000 लोग की मौतें हुई थी और करीब 4.5 लाख लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये नंबर हमारी 2 रिपोर्ट से आते हैं। एक तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट होती है, एनसीआरबी पब्लिश करता है, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, और दूसरी रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट, जो कि हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, वो पब्लिश करते हैं रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो इनकी एनुअल रिपोर्ट रहती है, उनमें से इनमें ये नंबर आते हैं। और जो क्योंकि रोड सेफ्टी को हम पब्लिक हेल्थ इशू मानते हैं, जन स्वास्थ्य इशू मानते हैं, तो उसकी जो दर जब हम बताते हैं कि कितने लोग मरे हैं, वो हम बताते हैं हर प्रति 1 लाख पर कितने लोगों की मौत हुई। तो उस हिसाब से 2022 का नंबर बैठता है करीबन 12 लोगों की मौत हो रही है प्रति 1 लाख जनसंख्या पे हर साल। और हाँ, हर साल। तो 2019 और 2018 जो हमारे महामारी, जो कोविड से पहले के नंबर थे, वो थे 1,55,000 इसके करीब थे। 2022 में ये बढ़ गया है। तो बेसिकली 4-5 सालों से हमारा 11 से 12 के बीच में है जो मौतें हो रही हैं प्रति 1 लाख। और अगर मैं तुलना करूं बाकी देशों से, तो जो देश सबसे रोड सेफ्टी में सबसे आगे माने जाते हैं, जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, उनके नंबर जो मैंने आपको 12 बताया है हिंदुस्तान का, वो होता है 2 से 5 का रहता है उनका रेंज। जैसे स्वीडन का 2 है, सबसे सेफ देश माना जाता है वो रोड सेफ्टी में, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी कम है। लेकिन जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका में हो गई, तो उनमें जैसे नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, इनमें जो रेट है वो 12 से काफ़ी ज़्यादा है, हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। और साउथ अमेरिकी जो देश हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, उनमें या तो कुछ समान है हमारे 12 से, या फिर कुछ थोड़े से बढ़ के हैं।
तो ये कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से कि भारत का जो नंबर है वो बीच में है, कहीं सबसे कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। दूसरा एक चीज़ आई थिंक शायद हम लोग आगे ही बात करेंगे इस बारे में कि ये जो ऑफिशियल नंबर आते हैं उसमें हम कितना विश्वास रखते हैं, उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। उसके पहले मुझे एक छोटा सा सवाल था, तो भारत का जो ये नंबर आपने बताया उसका हमारा ट्रेंड कैसा रहा है? क्या हम हर साल उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या कि वो और बढ़ता जा रहा है? ट्रेंड क्या है? जो मैं बता रहा था ना, गृह मंत्रालय की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है वो 1970 से पब्लिश होती आई है। तो अगर आप उसको जो हमारा 50 साल का ट्रेंड देखते हो तो आप देखते हो कि वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी डाउन हुआ है अगर रिसेशन हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो नंबर हर साल ही बढ़ रहा है। जो 2020 और 21 में थोड़ा कम हुआ था वो तो आपको पता ही है, कोविड के लिए हुआ था, बट बाकी ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है हमेशा से। मतलब प्रति लाख नंबर भी बढ़ रहा है एक तरीके से। हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ। मतलब जनगणना को भी इस अकाउंट में लेके भी वो नंबर बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो आप जो पहले सजेस्ट कर रहे थे उसके बारे में उस सवाल को थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं कि आपने कहा ना कि कितना विश्वास किया जाए जो कुछ एक नंबर्स आते हैं, राइट? तो थोड़ा जी। इसके बारे में और बताइए कि ये जो डेटा है उसको आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कतें आती है, और इस विश्लेषण के लिए आप अपने जनरली कौन सी डेटा स्रोत पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, किन पे आपको लगता है कि इसका रिलायबिलिटी कम है, इसको शायद यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। हाँ, और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि थोड़ा सप्लाई चेन भी समझाइए ना, ये रिपोर्ट कैसे होती है, ये Yes. जो नंबर है मौत के या जो भी पुलिस डेटा है एनसीआरबी। मैं पहले बताता हूँ कि शुरुआत कैसे होती है। ऐसा होता है कि सड़क पे जब दुर्घटना होती है तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर फाइल होती है। वो एफआईआर मैं एज ए विटनेस भी कर सकता हूँ फाइल। अगर मैंने सड़क पे खड़ा हूँ, मैंने हादसा देखा, मैं पुलिस को जाके बता सकता हूँ। वो जो इन्वॉल्व हैं पार्टीज जो सड़क हादसे में, वो जाके पुलिस से एफआईआर कर सकती है। कई बार पुलिस वाले भी करते हैं, जो होते हैं वो देखते हैं और या तो उनको बुला लिया जाता है सीन पे और वो एफआईआर कर सकते हैं। तो तीनों पार्टीज कर सकती हैं एफआईआर। और जब एफआईआर होती है वो स्टार्ट होती है हमारे जुडिशियल प्रोसेस की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस फाइल में इन्वेस्टिगेशन डालना शुरू करता है, फिर बाकी वो कोर्ट में जाती है और सब होता है। तो जो मैं बता रहा था ना कि कैसे कुछ ऑफिशियल नंबर में खामी रहती है, जो मैंने 1,68,000 नंबर बताया कि इतनी मौतें होती हैं सालाना 2022 का, वो नंबर हर पुलिस स्टेशन की जो एफआईआर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला पे जाती हैं, फिर राज्य पे जाती हैं, राज्य से फिर नेशनल लेवल पे जाती हैं। वो रिपोर्ट्स हमारे पास आती है एनसीआरबी और एमओआरटीच की जो आती है। तो फ्लो ऑफ प्रोसेस वो है। अब हमने आई थिंक भारतवासियों को ये तो पता लग गया होगा कोविड के वक्त की कैसे देश में कुछ हादसे से मौतें होती हैं और ऐसा पॉसिबल है कि ऑफिशियली वो नंबर नहीं आते हैं। तो जब कोविड हुआ था तो जो सरकारी नंबर था मरने का वो था कि 4 लाख लोग मरे हैं, लेकिन जब हम WHO देखते हैं और बाकी जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हुए थे उसके हिसाब से 40 लाख एस्टिमेट आता है। तो वो किसी भी विकासशील देशों में ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो वीक होता है बहुत। तो उसमें बहुत सारी जो मौतें होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं हो रही होंगी, रिकॉर्ड हो रही होंगी, लेकिन उसका नहीं पता होगा क्या वजह थी। ज्यादातर बोलेंगे हार्ट अटैक से मरी। हाँ, या फिर कॉज ऑफ डेथ नहीं पता हमें। हाँ, तो उसका इलाज 1970s में हुआ था जब इंडिया ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बनाया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर होता है वो। उसमें हर साल एक सर्वे होता है और उससे हमें घर पे जाके लोगों से पूछते हैं वर्बल ऑटोप्सी करके कि आपकी घर पे कोई मरा था क्या, और जैसे मरा था तो बताते हैं कि आप कैसे, उसकी हालात कैसे थे। उससे पता लग जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। रोड ट्रैफिक इंजरी के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि कोई भी बता सकता है कि हाँ उससे हुआ था। हार्ट अटैक और दूसरी चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। तो अगर हम जो मैं 12 नंबर बता रहा था, 12 जो मौतें होती हैं प्रति 1 लाख जनसंख्या पे, जब हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का डेटा यूज करते हैं तो उसके हिसाब से वो नंबर 18 से 20 के बीच में आता है। और हमने अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी भी करी है, जो एक सर्वे हार्वर्ड शायद कोऑर्डिनेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया। जब उसका डेटा यूज करते हैं तो सिमिलर नंबर आता है 18 से 20 के बीच में। और ये हमें 10-20 साल से पता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो 50 से 60% जो सड़क पे मौतें होती हैं वो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और चलो 50 से 60% हम उसके साथ जी भी लेते हैं, उस पर रिसर्च कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जो दूसरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है वो है इंजरीज का।
जो मैं बता रहा था कि करीबन 4.5 लाख लोगों की चोटें लगी है, ट्रैफिक इंजरीज हुई है, उनकी मौत नहीं हुई बट वो घायल हो गए, जैसे वो 4.5 लाख नंबर है जो ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से। अब अगर आप देखोगे कि दूसरे देशों में जो मौत होती है और जो घायल होते हैं उसकी रेशो क्या होती है, उसके हिसाब से वो जो 4.5 लाख नंबर मैं बता रहा हूँ वो 20 लाख हो सकता है एक्चुअली में, और 25 लाख भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। और वो तो कोई मतलब चौंकने वाली बात भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, कोई भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा उसको पता होगा कि अगर वो सड़क हादसे में तुम्हारी खरोच आ जाती है, तुम गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो तुम पुलिस के पास जाने की जगह तुम जाते हो क्लिनिक, उसको ठीक कराते हो, भूल जाते हो। तो बेसिकली हमारे देश में कोई इंसेंटिव नहीं है कि पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करूंगा तो क्या होगा, उसका कोई इंसेंटिव नहीं है। अपने बलबूते पे बंदा ठीक करा लेता है अपने को, और कई बार शायद एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो जाता होगा 2 पार्टीज में। तो वो नंबर हमारे पास बहुत अंडर रिपोर्टेड है। उसका प्रॉब्लम यही होता है कि हमें पता नहीं है कि हमारा असली बोझ क्या है जन स्वास्थ्य पे, हमारे पब्लिक हेल्थ पे, जो ट्रैफिक सेफ्टी का असली बोझ क्या है। और ये नंबर पता होना इसलिए भी जरूरी है ना कि आपको कितनी एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, कितने ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए, वो सारे डिसीजन इन नंबर्स पे बनाए जाते हैं। और जो घायल होते हैं लोग, वो ऐसा नहीं छोटी मोटी चोटें होती हैं, लोगों के हाथ कटे जाते हैं, लोगों की ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उनको उसके साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ता है, लोगों की नौकरी छूट जाती है इस चक्कर में। तो दिस इज ए ह्यूज बर्डन। तो काफी लोगों की जिंदगी बदल जाती है जब उनकी चोट लगती है। मौत तो चलो अलग हो गई, लेकिन घायल होना भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो डेली रिसर्च पे जो इम्पैक्ट है वो ये है कि हम ऑफिशियली रिपोर्टेड जो हमारे घायल के नंबर होते हैं, हम उसको किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो एक बहुत बायस नंबर है। वो तो ऐसे है जिस कमिंग आउट ऑफ मैजिशियंस एक्ट, उसका क्या सर पैर है उसका नहीं पता। वो नंबर है, ठीक है, रिपोर्ट हो रहा है, 50 साल से रिपोर्ट हो रहा है, उसको देखते हैं लोग, रिपोर्ट करते हैं न्यूज़पेपर्स और खुश हो जाते हैं। लेकिन उसको यूज करना सेंसिबली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केरला में अंडर रिपोर्टिंग कम हो रही होगी और यूपी में ज्यादा हो रही होगी। तो आप उनको उन दोनों को नंबर का अगर कंपेयर करोगे तो वो सही कंपैरिजन नहीं है रोड सेफ्टी का। तो अब मैं बताता हूँ कि हम जो शोध करते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, और हमारे रिसर्च में फोकस हमारा ये रहता है कि हमारा जो मेन रिसर्च क्वेश्चंस रहते हैं, साइंटिफिक क्वेरी रहती है, वो ये रहती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम सड़क पे ऐसा क्या चेंज करें, ऐसे क्या प्रावधान लाए कि हमारी जो मौतें हो रही हैं, जो घायल हो रहे हैं लोग, वो कम हो जाए। तो वो रहती है हमारी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जानना होता है कि कितने लोग कहाँ मर रहे हैं। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती हैं उनमें ये तो पता लगता है कि इस शहर में और इस राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ रही है या कम हो रही है, तुम्हें एक ऊपर से आइडिया है। लेकिन क्या करना है तमिलनाडु में, क्या करना है यूपी में, कहाँ करना है, वो नहीं पता लगता। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग CCTNS सिस्टम का यूज करते हैं। ये होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। उसके अंदर 2015 से सारी FIRs जो होती हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। और इसलिए भी किया था कि भाई लोगों को जुडिशियल प्रोसेस में अगर किसी पास केस होता है उसको पता होना चाहिए कि उसके पास केस क्या बनाया है, तो FIR देख ले वो। तो उस साइट पे जाते हैं हम लोग। हर एक राज्य की अलग वेबसाइट होती है, उसमें भी एक चैलेंजेस होते हैं कि एक्सेस होता नहीं होता है। उस पर जाके हमने दिल्ली के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए हम जाके पूरे राज्यों की ये सारी FIRs डाउनलोड करते हैं। PDF फॉर्मेट में होती है और पूरे देश में एक ही फॉर्मेट रहता है, तो वो पढ़ना वैसे ईजी हो जाता है। और हमारे रिसर्च असिस्टेंट्स हिंदी में रहते हैं तो हिंदी वाली करते हैं जैसे। तो उसमें एक बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि कब हादसा हुआ था, कहाँ हादसा हुआ था, और एक कहानी जैसा लिखा होता है जो मेन पार्ट होता है FIR का, जिसमें जैसे कोई विटनेस होगा या फिर जो विक्टिम होगा वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि ये हुआ था। हम उसको पढ़ के उसको सारा डेटा निकाल के एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में डालते हैं। उसको जियो लोकेशन भी करते हैं, हम मैप पे पता लगाते हैं कि कहाँ हुई थी ये हादसा। तो हमारे जो एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे हमारा रिसर्च नहीं हो सकता। हमारा रिसर्च वहां से शुरू होता है जब हम ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं, FIR से एक डेटा बन जाता है। उसके बाद हम उस पर अंदरूनी देखना शुरू करते हैं कि क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है। एक तरीके से आपको एकदम ही बेसिक डेटा कलेक्शन से शुरू करना पड़ रहा है और फिर उस कलेक्शन के बेसिस पे फिर आप और एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। विकसित देशों में जैसे अमेरिका में कोई रिसर्च कर रहा होगा या यूके में कर रहा होगा, उसमें सरकार आपको डेटाबेस देती है, वो ओपनली अवेलेबल होता है और तुम डाउनलोड करते हो, उस पर अपनी रिसर्च करते हो। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे देश में मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा कारण कि अच्छी रोड सेफ्टी रिसर्च नहीं होती है, अच्छा शोध नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि वो बहुत बड़ा बैरियर है उसको डेटा को डाउनलोड करना भी। हमारी बहुत बड़ी टीम है, वो पूरे
हर दिन यही काम करती है। उसके बाद हम ये कर पाते हैं जो आपने शुरू में बताई थी एनुअल रिपोर्ट हमने जो पब्लिश की थी। ये तो बहुत ही सही चीज़ बताई आपने, अच्छे से हमने समझाया। राहुल, हमें तो बहुत सारी बातें करनी है रोड सेफ्टी के अलावा और ट्रैफिक के बारे में भी, लेकिन सेफ्टी पे पहले ये बताइए ना, मोटे तौर पर क्या कारक है जो हमारे सड़कों को असुरक्षित बनाते हैं, भारत की सड़कों को? ऐसे आपके एनालिसिस में कुछ उभर कर आता है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा जो मूल कारण है हमारे सड़क सुरक्षा की जो हालत है उसका, वो है रोड डिज़ाइन। आपकी सड़कें किस तरीके से बनी हुई है? क्या वो सड़कें ऐसे बनी हैं जिस तरह से उसका यूज होता है या नहीं? हमारी सड़कें जिस तरह से बनती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सड़क सुरक्षा का बहुत बुरी हालत है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर सड़कों इंजीनियर ने सड़कें ऐसे बनाई जैसे गाड़ी चलेंगी उस पर 70-80 पर। और हमारी सड़कों पे आपको पता है कि मोटरसाइकिल भी चलती है, साइकिल भी चलती है, पैदल चलने वाला भी होता है, बसों से लोग उतर भी रहे होते हैं, ऑटो से लोग उतर भी रहे होते हैं। तो अगर हम सड़कें ऐसे बनाएंगे, ये सोच के बनाएंगे कि उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार से चलने वाली है, लेकिन उस पर जो असली में चल रहा है वो ये सब है, पूरा मिक्स जो रहता है जिसको हम रोड यूजर्स बोलते हैं, उसका जो ये जो असमानता है दोनों चीज़ों में, कैसे सड़क बनाई है और क्या सोच के बनाई है और जिस तरह से उसका यूज़ होता है, उसमें जो असमानता है उसकी वजह से हमारी ये जो सड़कों पे मौतें होती हैं, सड़कों पे जो टक्कर होती है उसकी वजह से होती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना, जो वैज्ञानिक तौर पे जो हमें अब समझ है कि किस तरह से सड़कें बननी चाहिए, उसका सिंपल तरीका है कि जहाँ पर भी सड़क बनाने का आपने सोचा है, वो सड़क उसके आसपास क्या हो रहा है उसके अनुकूल बननी चाहिए। अगर मैं कोई सड़क ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे पता है बस वाले लोग आएंगे, पैदल यात्री भी चल रहे होंगे, साइकिल वाले भी चल रहे होंगे, मुझे उस सड़क को 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वाली सड़क बनानी है। फिर उसमें क्या होता है, उसी हिसाब से फिर आप उतनी चौड़ी रखते हो सड़क को। जो मोड़ होते हैं वो गहरे मोड़ होते हैं, जिससे कि जब गाड़ियाँ मुड़े तो वो धीरे धीरे मुड़े, बहुत तेज नहीं मुड़े। और कई बार जो रेजिडेंशियल एरियाज में बनाते हैं, वो जहाँ पर लोग रहते हैं, मार्केट के पास बनाते हैं, तो उसमें रंबल स्ट्रिप्स देनी पड़ती हैं, स्पीड ब्रेकर्स देने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आपको लगता है सड़क का यूज होगा, उस तरीके से सड़क बननी चाहिए, ये ना कि आपने सड़क बना दी फिर आप जो भी हो रहा है उसको होने देते हैं। तो वो मिसमैच बहुत बड़ा है, हमारा डिजाइन प्रॉब्लम है बहुत। और दूसरा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारे नियम हैं जो कि अगर लागू हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे हमारी सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। तो जैसे हर मोटरसाइकिल पे बैठने वाला व्यक्ति को मोटरसाइकिल हेलमेट पहननी है, चाहे वो पीछे बैठा हो चाहे वो चला रहा हो। सीट बेल्ट होनी चाहिए गाड़ी वालों के पास, ड्रिंक ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए। वो बात अलग है कि कई बार स्पीड लिमिट लिखी नहीं होती है, लोगों को पता ही नहीं स्पीड लिमिट कितनी है, वो उस पर लागू होना चाहिए। तो हमने एक्ट तो बना दिया, लेकिन उसको लागू करना एनफोर्समेंट का काम होता है, वो पुलिस को करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो वो लागू नहीं होगा। और हमने ये पूरे देश में सर्वे करे हैं कि कितने लोग मोटरसाइकिल हेलमेट पहनते हैं, तो आप देखते हो कि कुछ शहरों में तो 10% मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहनते हैं, कुछ शहरों में 90% या 100% तक भी पहन रहे हैं। तो ये जो भिन्नता है शहरों में, राज्यों में, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम तो एक ही है। नियम तो सबके लिए है कि सारे मोटरसाइकिल अगर तुम चला रहे हो हिंदुस्तान में तो आपको पहनना ही है हेलमेट, चाहे पीछे बैठे हो चाहे चला रहे हो। ये भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जो मैं बता रहा था कि हम कैसे FIR डाउनलोड करते हैं और सारे डिटेल्स देखते हैं, उसके हिसाब से 60% जो जितनी मौतें होती हैं सड़कों पे, उसमें मोटरसाइकिल्स की मौतें हो रही हैं आजकल। तो हमें पता है कि अगर आपको मोटरसाइकिल की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट, अगर उसी का नहीं पालन हो रहा है तो वो तो जिसको मैं बोलता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको तो आपको बस एनफोर्स करना है। लोगों के पास हेलमेट है, वो पहनेंगे तो सेफ्टी बढ़ती है। तो ये 2 प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम ऑफ कोर्स वही है कि जो घायल होते हैं लोग, उनका ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सिस्टम, ट्रॉमा सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, इसका भी बहुत भिन्नता है अलग राज्यों में। कहीं पर हाईवेज भी ये अच्छा नहीं है, जब लोग घायल हो जाते हैं तो उसकी चोट कम से कम रहे और उसकी मृत्यु नहीं हो, उसका जो प्रावधान रहता है, जो एम्बुलेंस, जो हेल्थ सिस्टम होता है, उसमें भी कमी है। तो ये 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि बताते हैं कि सड़क सुरक्षा में हमारी कमी क्यों है। रोड डिज़ाइन में आपने ये भी आपकी रिपोर्ट में लिखा है ना कि जैसे कि भारत में हाईवेज ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जोखिम भरे माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रोड लेंथ के हिसाब से सिर्फ 2% है, लेकिन वहाँ पे जो मौतें हैं वो 36% मौतें आपकी हाईवेज पे हो रही है। तो हमारे हाईवेज भी, मुझे लगता है जैसे कि आपने सेम चीज़ बताई कि हम इतनी ज़्यादा फास्ट हमारी सड़कें बना तो रहे हैं, लेकिन शायद
जो बाहर के देशों में जैसी परिस्थितियाँ होती है हाईवे पे वैसी हमारे यहाँ नहीं है। तो थोड़ा इस पे और बताइए कि कैसे चीज़ें डिफरेंट है हमारे पास। मुझे लगता है कि हाईवेज पे फोकस पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ोतरी मुझे लगता है कुछ शहरों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, वो बढ़ोतरी जो मौतों में, सड़क की मौतों में, वो बढ़ोतरी हाईवेज के बनने से जुड़ी हुई है बहुत। तो इसके 4 भागों में आंसर दूंगा आपको। एक तो डिज़ाइन है, जो मैं आपको बता रहा था कि आप रोड इंजीनियर का पहला डिसीजन होता है किसी भी सड़क को बनाने के लिए कि डिज़ाइन स्पीड क्या होगी। डिज़ाइन स्पीड का मतलब होता है कि वो ये मान के चलता है कि जो लोग वाहन यूज़ करेंगे उसको, उनकी गति उस डिज़ाइन स्पीड से कम होगी। तो जब आप डिज़ाइन स्पीड फाइनल कर लेते हो, और हाईवेज की वो बहुत ज़्यादा होती है, 80 या 100 तक होती है, जब आपने ऐसे डिज़ाइन स्पीड के लिए हाईवे बनाते हो तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन प्रोविजन देने पड़ते हैं। हाईवे ऐसा बनना चाहिए कि 80 और 100 पे जो वाहन चल रहा होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv² जिसको बोलते हैं, वो ऊर्जा, जब किसी उस ऊर्जा के साथ कोई वाहन किसी चीज़ से टकराता है, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर वो वाहन इतनी तेजी से किसी पत्थर से, किसी पेड़ से टकराएगा, तो वो सारी एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वो वाहन के अंदर ही आ जाती है और उसी से घायल होते हैं लोग, उसी से ही मौतें होती हैं। तो हमारे जो हाईवे पे जो बहुत सारी मौतें हो रही हैं, वो इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा डिज़ाइन फॉल्ट बहुत है वहाँ पर, और वो बहुत आराम से ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी हाईवे पे होते हैं तो जो डिवाइडर होता है उस पे ना वो एक कर्व स्टोन होता है, एक पत्थर से एक लाइन बनी होती है, जो जहाँ पे हमारी सड़क खत्म होती है, वो उसकी ऊंचाई होती है 9 इंच 11 इंच के करीब होती है। अब 80 और 100 की स्पीड वाले हाईवे पे अगर आप ऐसी चीज़ लगाते हैं तो उससे होता क्या है कि अगर कोई बहुत रफ्तार से कार जा रही है, वो थोड़ा सा भी अलग सड़क से दूर होके उस पत्थर से टकराएगी जो डिवाइडर लगा हुआ है, वो उलट जाती है, उसके टायर बस्ट हो जाता है या जब भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सप्रेस वे वगैरह पे एक्सीडेंट्स की न्यूज़ जो आती है उस पर लिखा रहता है कि कार उलट गई, बस उलट गई। उसकी रीज़न ये है। तो वो डिज़ाइन फॉल्ट है, वो होना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर बैरियर होना चाहिए, उसको डब्ल्यू बीम बैरियर बोलते हैं, जो थोड़ा कर्वी होता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब कोई गाड़ी से टकराती है तो वो मुड़ जाता है, वो खुद ही टूट जाता है, तो वो जो ऊर्जा होती है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो पत्थर जैसा सॉलिड नहीं होता है, वो क्रम्पल हो जाता है बेसिकली खुद में। ये एक एग्जांपल, जो साइरस मिस्त्री का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मौत हुई थी, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि जो उनकी गाड़ी टकराई, वो एक जो पैरापेट वॉल होती है जो दीवार सी बनी रहती है ब्रिज पे, वो बाहर निकली हुई थी। जब बहुत तेज चलती हुई गाड़ी उससे टकराती है तो उससे उनकी मौत हुई थी। तो जो सीट बेल्ट का जो इशू था वो सेकेंड पे नहीं था, उसके अंदर बहुत बड़ा बवाल बनाया था लोगों ने सीट बेल्ट का। बट मेजर मुद्दा उस एक्सीडेंट का भी यही था कि डिज़ाइन फॉल्ट है। हम हाईवे से बहुत रिसर्च करते हैं और हमें यही दिखता है, जगह जगह यही दिखता है कि वो कमियां दिखाई देती हैं हर जगह, और इन कमियों को दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोड इंजीनियर्स को पता है कि ये क्या करना है। अगर उसको जो कोड्स मिले हुए हैं इंडियन रोड कांग्रेस से, अगर उसको आराम से उसको ठीक से अप्लाई करा जाए तो ये सब बच जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है मुद्दा वो ये है कि हाईवेज पे हमारा एनफोर्समेंट वीक है। जो शहरों में जो पुलिस चालान देती है, स्पीडिंग का देखती है और हेलमेट का देती है, वो हाईवेज पे नहीं चलता है। तो उसमें अब धीरे धीरे कुछ हाईवेज, कुछ एक्सप्रेसवे से लोग वो ऑटोमेटिक कैमरास लगा रहे हैं कि वो डिटेक्ट करने का कि हेलमेट पहना हुआ है और सीट बेल्ट पहनी हुई है, स्पीडिंग चेक करने का, और वो लाइसेंस प्लेट नंबर से आपके घर अचानक पहुंच जाता है। तो वो धीरे धीरे हो रहा है, बट ये वक्त लेगा फिलहाल अगर जिस पेस पे चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हाईवे 100 किलोमीटर के लिए बना हुआ है उस पर 120-150 पे गाड़ी चल रही है, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरी जो बहुत मुश्किल वाली प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे हाईवेज आपने देखा होगा शहरों, कस्बों और कई बार जो गांव से गुजरते हैं। हाँ। और अगर आप इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में जाओगे तो आपको इंसान नहीं दिखाई देगा हाईवे पे। हमारे हाईवे पे जगह जगह वो लोग दिखाई देते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल क्रॉस कर रही होती हैं। वो इसलिए है कि जब हाईवे बनाया गया था, वो हाईवे जो 80 और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए बनाया गया है, वो गाँव या फिर कस्बों से नहीं गुजरना चाहिए। और तो उसका तो एक सिंपल तरीका है कि आप उसको एलिवेट कर दो, उसकी फ्लाईओवर बना दो एक, जहाँ तक वो गांव है उसको पार करने के लिए, जिससे कि जो हाईवे वाला ट्रैफिक है वो निकल जाए। दूसरा तरीका ये है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है, वो ये है कि आप डिज़ाइन स्पीड जो मैं पहले बोल रहा था वो चेंज कर दो उस जगह के लिए जहाँ पर आपको लगता है हाईवे एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ लोग रहते हैं। तो उसको आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाला
डिज़ाइन बनाओगे उसमें क्या होता है कि हम रंग स्ट्रिप्स लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं, खूब सारे साइनेज लगाते हैं कि यहाँ पर स्कूल क्रॉसिंग है, यहाँ पर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है। तो जो हाईवे पे चलता हुआ बंदा आ रहा है उसको लगता है कि हाँ ठीक है अब मुझे यहाँ पे स्लो करना है, स्लो हो भी जाता है, वो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम एक चीज़ यूज़ करते हैं रोड सेफ्टी में, ब्लैक स्पॉट्स, जिसको हिंदी में बोला जाएगा काले धब्बे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम मैप के ऊपर, एक नक्शे के ऊपर हम सारे वो बिंदु लगाते हैं कि कहाँ कहाँ मौतें हो रही हैं, तो वो काले धब्बे की तरह देख सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम देखते हैं कि हमारे ये कितना कॉमन है कि जहाँ पर भी ब्लैक धब्बे हैं हाईवे से, वो वही जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ पर कोई सिग्नल तो होता नहीं है हाईवे पे, तो इसलिए मौतें होती है बहुत। चौथा जो बहुत ही अगेन बड़ा मुश्किल समस्या है, वो ये है कि जो हमारा मोटरीकरण हुआ है, मोटराइजेशन इंडिया में, वो जो विकसित देश हैं उनसे बहुत अलग भिन्न तरीके से हुआ है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जब ये देश विकसित होने लगे 1940-50s में, उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू करी। लोगों ने गाड़ी खरीदने से क्या होता है, जो इंसान गाड़ी के अंदर है वो ऑटोमेटिक सेफ हो जाता है क्योंकि उसका एक स्टील की एक डब्बा है उसके लिए। लेकिन जो मोटराइजेशन हमारी इंडिया में हुआ, जिस तरह से लोगों ने निजी वाहन शुरू करे, वो बहुत अलग है। उसमें लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदनी शुरू करी, और उसका रीजन ये भी है हमारा जो इकोनॉमी, जो पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, वो भी कम है, तो मोटरसाइकिल ही खरीद सकते हैं। तो अभी क्या है ना कि 70 से 80% ट्रैफिक निजी वाहनों का भारतीय सड़कों पे वो मोटरसाइकिल्स का है। हम मोटरसाइकिल को अति संवेदनशील वाहन मानते हैं अपने काम में, क्योंकि वो एक तो 2 पहिए पे चलता है, उसका खुद का बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस के लिए मूवमेंट जरूरी है। और जो मोटरसाइकिल 70-80 पे चलेंगी, उसको हल्का सा कोई गाड़ी जरा सा भी टच कर दे, वो गिर जाएगा। आपने हेलमेट भी पहना हो लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो घायल हो जाते हो। तो हमारे हाईवे पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 70, 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रैफिक चल रहा है हाईवे पे, उसी ट्रैफिक में हमारे मोटरसाइकिल्स भी हैं, कुछ जगह हमारी साइकिल भी है। वो जो मिक्सिंग हो रही है इतनी हाई स्पीड पे, उसकी वजह से भी बहुत मौत हो रही है। तो अगर हम जो नंबर देखते हैं, जिस तरह के वाहनों की मौतें हो रही हैं हमारी सड़कों पर, शहरों में, कमाल की बात यह है कि वो नंबर बहुत सेम लगते हैं, बहुत समान लगते हैं। वो नंबर वो नहीं लगने चाहिए। हाईवे पे तुम सोचोगे कि पैदल चलने वालों की मौतें नहीं होती होंगी, लेकिन हमारे हाईवे पे पैदल चलने वालों की मौतें होती हैं, जो मैं अभी आपको मैंने पॉइंट बताया था। तो ये रीजन है, ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से हमारे हाईवेज बहुत बड़ा कारण बने हुए हैं सड़क हादसों का। ये बहुत ही दिलचस्प बातें बताई आपने राहुल। और ये मैं यही सोच रहा था कि शायद इसमें डाइवर्सिटी, जो भिन्नता है व्हीकल्स की, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भारत में जो चीज़ें हो रही है, या भारत जैसे दूसरे विकासशील देशों में हो रही है, वो दूसरे देशों से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आना चाहता हूँ उस मुद्दे पे। अब जैसे आपने बताया डिज़ाइन, तो शायद अगर हम लोग और एक्सपर्टीज़ लाएं, और जैसे NHAI के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वगैरह, उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए कि आप जैसे एक्सपर्ट लोगों की राय लेके फिर रोड बनाओ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दो, तो शायद वो फिक्स हो सकता है। लेकिन उससे एक और बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का बर्ताव बदलना। ये तो बहुत ही मतलब महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम है ना, लोगों को, भारत के लोगों को बदलना। तो उसके ऊपर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जैसे आपने बताया हेलमेट की बात, तो ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स रहते हैं पुणे में। दोनों समृद्ध शहर हैं भारत के दृष्टिकोण से, लेकिन पुणे में अगर जब पुलिस बोलती है हेलमेट कंपलसरी किया जाएगा, वहाँ लोग मतलब एकदम उत्पात मचा देते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं मानेंगे। और ऐसे कई बार अटेम्प्ट हुए हैं पिछले 10 सालों में कि हेलमेट को कंपलसरी किया जाए, लेकिन लोग नहीं फॉलो करते, और अब तो पुलिस ने भी हाथ टेक दिए। लेकिन आप बैंगलोर में देखें तो वो हो गया है, और ज़्यादातर लोग हेलमेट आप देख लेंगे, और बदलाव आया है। दिल्ली में भी दोनों लोग हेलमेट पहनते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लोग तो सेम है, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग एक बहुत गरीब, बहुत अमीर टाइप की कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या फ़र्क हो सकता है पुणे और बेंगलोर में? खैर, ये तो आपने बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन बताया मेरे को। एक तो ये है कि
जिसको बोलते हैं ड्राइविंग बिहेवियर एटिकेट, कि लोग क्या कर रहे हैं सड़क पे, उसमें लोगों को ये बताना कि तुम अपना बर्ताव सड़क पे चेंज करो, वो बात सिर्फ बताना काफ़ी नहीं है। एक तो जिसको बोलते हैं एजुकेशन देना, लोगों को पढ़ाना कि भाई क्रॉसिंग ठीक से किया करो और ड्राइविंग ठीक से किया करो और दाएं देखो बाएं देखो। ऐसा बोलेंगे तो उल्टा ही करें। उसका रीज़न ये है कि मैंने बताया था ना 1,68,000 मौतें होती हैं देश में, और हमारे देश में है 140 करोड़ लोग। तो जो जिसको बोलते हैं ना पर्सनल रिस्क, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मुझे मेरी मौत हो जाएगी या फिर मैं घायल हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स चलो मौत तो दूसरी बात हो गई, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो जो सड़क पे रोज आते हैं, वो सड़क पे रोज कई सालों से बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल, लेकिन वो कहता है कि मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सिर्फ उसको ये बोलना कि आप मोटरसाइकिल हेलमेट पहना करो बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है, वो काफ़ी नहीं रहेगा। वो कहेगा यार मुझे क्यों बता रहे हो तुम, मैं तो सालों से चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम कौन होते हो बताने वाले। और एक तो ये तो है ही कि सब लोगों को लगता है कि मैं सबसे बढ़िया ड्राइवर हूँ, जो दूसरे है वो नालायक हो सकते हैं। और ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत हमारे देश में ना रोड सेफ्टी एजुकेशन पे बहुत फोकस होता है। हाँ, स्कूल पे जाके इवेंट करके लोगों को बताना कि ये करो ये करो, लेकिन जो सुन रहा है इंसान वो एक्सपीरियंस्ड है, वो रोज सड़क यूज करता है, वो रोज वो वाली गलतियां करता है जो तुम बता रहे हो नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसका सिंपल रीजन ये है, उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, और ये नई बात नहीं है, मैदान है हमारी 70-80 साल के इतिहास है रोड सेफ्टी का। तो उसमें सिंपल हमारा जो एविडेंस है वो ये है कि एनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट आप लागू करो, जो हमारे नियम है उसको लागू करो। लोगों को बताओ मत ये करो वो करो, उस पर नहीं चलेगी गाड़ी, आपको स्ट्रिक्टली लागू करने होंगे रूल। और शहरों में जब भी हम कंपैरिजन देखते हैं, तुलना करते हैं कि गुड़गांव और दिल्ली में बहुत अच्छा हेलमेट का एनफोर्समेंट है और जो कंप्लायंस है कि काफ़ी लोग हेलमेट पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते, उसमें डिफरेंस वही है, अंतर वही है कि वहाँ पुलिस रोकती है, पकड़ती है और चालान करती है दिल्ली और गुड़गांव में, काफ़ी सारे शहरों में, और मुझे लगता है बेंगलोर में भी करती होगी, और बाकी शहरों में नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी बात जो पुणे की आप बता रहे थे, मुझे ठीक से नहीं पता, मुझे अंदरूनी बातें नहीं पता वहाँ की, कि एक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है कि जनता कहती है कि हम नहीं करेंगे। बट ये मुझे पता है कि बहुत सारे दूसरे शहरों में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर भी ये सक्सेसफुल हो रहा है। जब पुलिस ठान लेती है कि हम लोग इसको लागू करेंगे और स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें होती है ना, जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कोई एनफोर्समेंट आप कर रहे हो वो चलेगा, उसका होता है कि एक तो आपको ये नहीं एम करना है कि जितने भी लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको पकड़ो आप, वो तो इम्पॉसिबल होता है। आपको क्या करना होता है, एक फ्रेज होता है इंग्लिश में जनरल डेटरेंस। आपको ऐसा करना होता है कि जनसंख्या में लोगों के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाए कि लोगों को लगे कि जब मैं गलती करूंगा सड़क पे मैं पकड़ा जाऊंगा। वो जो परसेप्शन होता है, वो जो धारणा होती है लोगों में कि हाँ यार मैंने देखा था कि उसको पकड़ के वो चालान कर रहे थे, मेरे दोस्त को चालान मिल गया था। तो पुलिस को एनफोर्समेंट तो करना ही है सड़क पे, लेकिन ऐसे एनफोर्समेंट करना है कि वो विजिबल भी हो, कि वो लोगों को दिखे कि वो लोग कि उनको चालान दे रहे हैं। पुलिस की एक एनफोर्समेंट गाड़ी होनी चाहिए अलग से, दिल्ली में तो एक ट्रैफिक पुलिस की अलग से यूनिफॉर्म भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सब बाकी लोगों को दिखना चाहिए कि ये एनफोर्समेंट हो रहा है, और एक परसेप्शन बनना चाहिए, एक धारणा बननी चाहिए लोगों में कि नहीं मैं गलती नहीं करूँगा, मुझे भी पहनना चाहिए। तो मेन वही है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। इससे जुड़े हुए दो सवाल हैं मैं पूछना चाहता था। एक तो जैसे कि लोग कहते हैं कि एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसका तात्पर्य लोग कई बार समझ लेते हैं कि फाइन बढ़ने चाहिए। और आपने देखा था कि एक फेमस तेलुगु मूवी भी थी, उसमें भी ऐसे डिपिक्ट किया गया था कि हाँ। वो एक दिन के लिए सीएम बन जाता है, महेश बाबू था शायद उसमें, और वो बोलता है कि अब हम लोगों को सॉल्व करना है ट्रैफिक प्रॉब्लम, और वो देखता है कि यूएस से आता है और देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन रहता है 10,000 रुपीज़ फाइन कर दो। और मतलब ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, सरकार ने एक्चुअली ऐसा कर दिया बाद में। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉब्लम है, आप ही बताइए लोगों को। जैसे मैं बोल रहा था ना कि 1970 के दशक से बहुत सारे जो विकसित देश है हमारे, अमेरिका और बहुत यूरोप वगैरह, उन्होंने बहुत सारे ये नियम लागू करे थे और उस पर बहुत शोध हुई। तो हमारे पास 50 साल का आप कह सकते हो अब एविडेंस है
हमारे पास सबूत है कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती है, तो उसकी तरफ से उसके जो निकल के आया है जो निष्कर्ष, और उसमें बहुत साइकोलॉजी का वगैरह का यूज होता है, उसमें ये निकल के आया है कि अगर आपको ट्रैफिक ऑफेंस रोकना है कि लोग लागू करें जो नियम है, उसका जो असली चीज़ जिसको हमें एड्रेस करना है वो है परसेप्शन ऑफ गेटिंग कॉट। और परसेप्शन ऑफ गेटिंग कॉट मतलब आपको लगता है कि अगर आप गलती करोगे तो पकड़े जाओगे, वो ज्यादा काम करता है, ना कि ये सोचना कि अरे उसका फाइन 10,000 रुपए। जो सबसे इफेक्टिव है वो ये है कि वो लोगों को लगने लगे कि वो पकड़े जाएंगे। वो सेकंड लेवल पे होता है कि पकड़ा फाइन ही नहीं कितना है। जाऊंगा तो फाइन क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो बच जाऊंगा इधर से निकल जाऊंगा। आपको कोई दोस्त नहीं बता रहा, आपको कोई फैमिली मेंबर नहीं बता रहा, आपको खुद को लगता है सड़क पे जाके कि पुलिस है ही नहीं, रोक नहीं रही है, तो आप फाइन के बारे में नहीं सोचोगे। वो आपका एक हाइपोथेटिकल आइडिया रहेगा, उसको रियली नहीं सोच रहे हो। जो एक्चुअली आपको चेंज करेगा आपका जो व्यवहार है सड़क पे, वो यही होता है, ये सोच, परसेप्शन ऑफ फियर ऑफ गेटिंग कॉट। तो ये तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे विशेषज्ञ वगैरह हैं, जो इकोनॉमिस्ट होंगे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सा अमाउंट रखे जो कि पेनलाइज करेगा जो हमारे ट्रैफिक ऑफेंस वाले हैं। लेकिन ये सोचना कि इसको बहुत बढ़ा दोगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो गलत है। क्योंकि ये काम तो बहुत सारी कंट्रीज कर चुकी हैं, उनको रियलाइज हो चुका है कि अमाउंट ऑफ फाइन इज नॉट, वो नहीं करता है ट्रैफिक ऑफेंस को कम, करता है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने गलती करी है तो या तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और मुझे डर होना चाहिए मैं पकड़ा जाऊंगा। एक्चुअली आपने जो ये समझा है ना, आपने तो ये ट्रैफिक के संदर्भ में समझा है, लेकिन ये हम काफ़ी बार, जैसे जब महिलाओं की सेफ्टी के रिलेटेड भी हम ये देखते हैं कि काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि अरे अगर मतलब रेप की जो पनिशमेंट है वो बढ़ा के मतलब उम्र कैद या एक फांसी कर देनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सेम टू सेम एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, कितने लोग पकड़े जाएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लोगों को डर रहे कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सज़ा मिलेगी, इसका एक विश्वास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कितनी ज़्यादा आपने बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है, बिल्कुल सही कंपैरिजन। लेकिन ये फिर हम लोग स्टेट कैपेसिटी प्रॉब्लम पे आ गए फिर, क्योंकि अगर एनफोर्समेंट बढ़ाना है तो ज़्यादा पुलिस चाहिए, क्योंकि जैसे मैं फिर से बेंगलोर का एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल का तजुर्बा यहाँ पे चलाते हुए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस काफ़ी प्रॉम्प्ट रहती है और एनफोर्समेंट काफ़ी अच्छा है। जैसे एक बार उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि जो ड्रंकन ड्राइविंग वाले लोग हैं उनके साथ वो एक यमराज जैसे ड्रेस किया हुआ इंसान है, उसके साथ फोटो ले लेते हैं उसका, और उसको काफ़ी पब्लिसाइज करते हैं, तो लोगों को लगता है डर कि यार ये मेरे साथ होने वाला है। तो पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था विजिबिलिटी, यस करेक्ट। तो ये चीज़ें बैंगलोर में काफ़ी सॉर्टेड हैं, लेकिन फिर भी हम स्टेट कैपेसिटी प्रॉब्लम में आ जाता है कि क्योंकि अब जो इंसेंटिव है वो हेलमेट वायलेशन में पकड़ने के लिए ज़्यादा है, और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, एक जगह पे बैठ के आप पकड़ सकते हो, तो पुलिस सिर्फ वही काम करती है। तो आपको अक्सर लगता है जो दूसरी चीज़ें हैं एनफोर्समेंट, जैसे लोग उल्टी साइड से आ रहे हैं, गलत साइड से चला रहे हैं, उसके ऊपर कौन एफर्ट मारे, राइट? तो इस तरीके से हो जाता है कि इंसेंटिव आपने ये दे दिया है कि आप सिर्फ हेलमेट ना पहनने वालों को पकड़ो, और वो भी अगर आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको बॉटलनेक हो ही जाएगा। तो ये थोड़ा फिर से मुश्किल प्रॉब्लम है सॉल्व करना, क्योंकि स्टेट कैपेसिटी बढ़ाना अपने आप में ही एक बड़ा विषय है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए वो तो चैलेंज है ही, वो तो हमें करना ही है, स्टेट कैपेसिटी बढ़ानी है। और दूसरा मैं बता दूं कि मैंने बताया था जो सबसे पहला मुद्दा होता है सड़क सुरक्षा में वो होता है रोड डिजाइन। हम लोग एनफोर्समेंट का बहुत सारा काम कम कर सकते हैं अगर हम जो जिस तरह से हम सड़क बना रहे हैं उसको हम ठीक से बनाए। उसके बाद स्पीडिंग भी कम हो सकती है, उसके बाद जो लोग गिरेंगे उनकी मौतें भी कम हो सकती हैं। तो वो सारा जो बोझ है ट्रैफिक सेफ्टी का वो नहीं आना चाहिए पुलिस पे। आपने सही बोला, स्टेट कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, और ऐसा तो है नहीं ना, ये सरप्राइज है हमारे लिए, हमें पता है स्टेट कैपेसिटी कम है, तो वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। और उसका तरीका यही है कि हम सड़कें ऐसी बनाए जहां पर हमें स्पीड ब्रेकर देना है वहाँ स्पीड ब्रेकर दें, जहाँ पर रंबल स्ट्रिप देनी है वहाँ वो दें। जो हमारे गोल चक्कर होते हैं उससे भी बहुत सेफ्टी बढ़ती है, क्योंकि गोल चक्कर पे आप सीधे नहीं जा सकते हो, गोल चक्कर पे आपको टर्न करना पड़ता है हर किसी को, तो उससे सेफ्टी बढ़ती है। तो हम लोग फिजिकली ऐसे प्रोविजन दे सकते हैं, ऐसे प्रावधान दे सकते हैं सड़कों पे, जिससे कि जो वाहन चलाने वाले हैं उनका बिहेवियर
चेंज होगा ही होगा, उसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं है उनकी, वो नहीं है उसमें कि करें या नहीं करें। हाँ तो जैसे आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में बोलते हैं लेवरेज पॉइंट जो है वो शायद डिजाइन है, सबसे ज्यादा ध्यान उस पे देंगे तो बाकी और चीजें भी सुधर जाएंगी और प्रॉब्लम बिल्कुल। स्कोप कम हो जाएगा। लेकिन आपकी रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात थी, जो 4 लेन पर डिवाइडेड 4 लेन पर रोड पे हेड ऑन कोलिजन अभी भी 19% हो रहे हैं सब क्रैशेस के कंपैरिजन, मतलब लोग हाँ। गलत दिशा से चला रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका भी क्या डिजाइन में ही प्रॉब्लम है और इसीलिए हो रहा है कि क्या है, कैसे समझे सर? तो मैं बता रहा था ना कि ये उससे जुड़ी हुई बात है जो मैं पहले बता रहा था कि हमारे हाईवेज बहुत जो जिसको बोलते हैं ना लैंड यूज, इस तरह से गुजरते हैं वो कई बार मार्केट वाला एरिया होता है, इंडस्ट्रीज वाला एरिया होता है, कस्बे या फिर गांव होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उन जगहों का अपना एक लोकल ट्रैफिक भी होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि जहाँ पर भी ऐसा व्यवस्था है आप सर्विस लेन प्रोवाइड करोगे दोनों साइड। सो सर्विस लेन का फायदा ये होता है, आपने देखा भी होगा दिल्ली में तो बहुत सर्विस लेन है, तो उसमें होता है कि आप एक सर्विस लेन जो एक साइड है उसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चल सकता है। और अगर वो सर्विस लेन नहीं होगी तो जो और लोकल ट्रैफिक वाले को जाना है तो उसके पास एक तो तरीका ये है कि वो आगे जाके यूटर्न जब आएगा तो उसको लेगा और फिर पीछे जाके बहुत दूर यूटर्न आएगा। और दूसरा तरीका अगर आप डिजाइन में उसको लेके चले शुरू से तो आप सर्विस लेन दोगे और आप जो अंडर पासेस होते हैं वो दोगे, तो लोकल ट्रैफिक को हाईवे पे आके रॉन्ग डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो वही है, डिजाइन इशू है जो हेड ऑन कोलिजन होते हैं डिवाइडेड एक्सप्रेस पे और बहुत होते हैं, आप सही कह रहे थे। नहीं, पर इसमें भी मतलब फिर से एक निजी एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्व किया बैंगलोर में, जैसे मैं कह रहा था कि काफ़ी ठीक एनफोर्समेंट होती है और लॉ भी लोग जनरली फॉलो करते हैं ऑन एन एवरेज रोड में। लेकिन कोविड के टाइम क्या हुआ कि ट्रैफिक कम था तो लोग उल्टी सुल्टी दिशा, हर दिशा में चलाने लगे। और फिर जब वो नॉर्म परिवर्तन होने की बारी आई, जब ट्रैफिक फिर से बढ़ गया, लोगों ने देख लिया कि यार मैं तो गलत दिशा में चला के भी चला सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस वजह से जो रेट है ट्रैफिक वायलेशंस, एटलीस्ट मेरे निजी एक्सपीरियंस में मुझे लगता है बढ़ गया है। और इसमें भी डिज़ाइन वाली चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की कि कई बार ट्रैफिक पुलिस को लगता है या कि कुछ रोड ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो रोड ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए जो यू टर्न वाली पॉइंट्स थे उन्हें प्लग कर दिया जाता है कि इससे लोग ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और उसका ठीक उल्टा विपरीत इफेक्ट ये होता है कि लोग बोलते हैं मैं इतनी दूर जाके क्यों यू टर्न लूँ, मैं तो वही उल्टी दिशा में जाऊंगा, और फिर और ट्रैफिक हादसे होने लगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहरों में कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंजेशन का जो भार हमारी पुलिस के ऊपर है, पुलिस का जो रिएक्शन रहता है वो हमेशा यही रहता है कि जंक्शन बंद कर दो, आगे के यूटर्न दे दो। तो वो उसको अलग करना पड़ेगा। दिल्ली में भी यही होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है और जो जिसको बोलते हैं ना मिड ब्लॉक जंक्शन, जिसमें वो चौराहा नहीं होता है बट वो डिवाइडर के बीच में जगह होती है और पेडेस्ट्रियंस के लिए क्रॉस करने के लिए सिग्नल होता है, उसको मिड ब्लॉक जंक्शन बोलते हैं, जो पैदल यात्री क्रॉस करने के लिए कर सके। वो धीरे धीरे दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं सारे। और जो छोटे छोटे जंक्शन थे, छोटे छोटे जैसे तिराहे के जंक्शन हो गए, उन पर सिग्नल था, वो सब भी बंद करते जा रहे हैं। वो बंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसको बंद करने से फिर ट्रैफिक तेज चलता है, वो रुकता नहीं है। और वो मुझे लगता है उसकी जो जड़ है उस प्रॉब्लम की वो यही है कि हमारा सारा बर्डन जो मीडिया का डिस्कोर्स है वो सारा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है और वो पूरा बर्डन फिर जाता है ट्रैफिक पुलिस पे। ट्रैफिक पुलिस एक्सपर्ट नहीं है ना रोड सेफ्टी में, वो एक्सपर्ट नहीं है कि उनको सड़क कैसे बनाना है। उनका सिंपल तरीका रहता है कि उसको बंद कर दो, और उसकी वजह से वही प्रॉब्लम होती है जो आप बता रहे थे। हमारे साथ भी ये होता है, जहाँ दिल्ली में भी ये दिखता है कि जहाँ पर भी उन्होंने मीडियन बंद करे हैं वहाँ पर जो साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, बिकॉज बहुत आगे जाना पड़ता है टर्न लेने के लिए, यू टर्न लेना पड़ता है। तो डिज़ाइन की समस्या है वहाँ पर भी। शहरों में आपकी जो क्रॉसिंग होती है, जो जंक्शन होते हैं, वो पास पास होने चाहिए, क्योंकि शहरों में आप 100 किलोमीटर नहीं चल रहे हो, वो हाईवे पर कर रहे हो। शहरों में तो लोग जाते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसमें भी अगर वो लंबे लंबे यूटर्न करेंगे तो नहीं करते हैं, इसीलिए वो रॉन्ग डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम होती है। तो जो ये जो बर्ताव है ना, जो पुलिस हर जगह सड़कें चेंज कर रही है जो कि उनका एक्सपर्टीज नहीं है, वो गलत है। और आई थिंक उसमें हमारी सोसाइटी का भी ब्लेम है
जिस तरह से जो न्यूज़पेपर में डिस्कोर्स होता है ट्रैफिक जैम का, ट्रैफिक का, वो पूरा बर्डन ट्रैफिक पुलिस पे आता है। वो नहीं आना चाहिए उनके ऊपर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनफोर्समेंट और मैनेजमेंट, नॉट टू गिव कि उनका वो बताना नहीं बनता है कि वहाँ पे कहाँ पे सड़क बंद करनी है, कहाँ यूटर्न देना, वो उनका नहीं है काम। लोग इसमें मैं कुछ और एक जोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है दूसरा एक हमारे यहाँ पे ना जो इंसान पैदल चल रहा है ना, उसका तो हम भूल ही जाते हैं ये पूरी ट्रैफिक की कहानी में, कि एक पैदल चलने वाला इंसान यहाँ से रास्ता कहाँ से क्रॉस करेगा। मेरी खुद की ऑफिस के पास जब मैं बैंगलोर में काम कर रही थी तो कोई रास्ता ही नहीं था उसको क्रॉस करने का। तो हमारे पास एक ही तरीका था, मतलब ऐसे वो कौन सा रोड ब्लॉक वाला गेम खेलने जैसा था कि भाई आज मैं बचूंगी या मैं मरूंगी टाइप का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, राइट। मतलब वो मीडियन काफ़ी ऊंचा था, फिर भी हम ऐसे चढ़ जाते थे। और ऐसा नहीं कि मैं इधर चलूंगी आधा किलोमीटर तो कुछ आना था, कहीं भी नहीं है, वो पूरे रास्ते पे कोई तरीका ही नहीं था ठीक से क्रॉस करने का। तो हम ऐसे ही जान जोखिम में डाल के ही रास्ता क्रॉस वहाँ से करते थे। तो हाँ, ये चीज़ भी हमारे यहाँ पे है कि पेडेस्ट्रियन के बारे में तो हम काफ़ी बार भूल ही जाते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि आई थिंक हमारा जो कम्युनिटी प्रेशर है ना, हमारी जो कम्युनिटी है वो नहीं लड़ रही है उस चीज़ से। हाँ, मार्केट में क्रॉसिंग्स बंद हो जाती हैं, सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, लोगों को फुट ओवर ब्रिज से जाना पड़ता है, लेकिन हम उससे लड़ नहीं रहे हैं मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि कम्युनिटीज़ को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर मैं टू व्हीलर कर लूँगा या मैं फोर व्हीलर में चला रहा हूँ तो मुझे तो ये दिक्कत नहीं आती है ना। क्योंकि मैं बस से जाती थी तो मुझे ये दिक्कत आती थी, और ऑफिस की कैब भी थी लेकिन मैं नहीं लेती थी, वो अलग बात है। बट तो वही, इसलिए मैं एक मार्जिनलाइज्ड यूज़र हूँ जिसका मतलब कोई ठीक है, अब वो तो अपना सॉल्व कर लेगी ना। कंपनी ने तो ऑप्शंस दिए हैं बाकी सारे, तो तुम वो यूज़ करो, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तुम ये बस से क्यों जा रही हो वाला था ना। तो आई मीन इतना कोई वो भी बात नहीं कर रहे थे। ये तो एक हमारी निजी प्रॉब्लम थी जो हम रोज़ रास्ता क्रॉस करते वक्त फील करते थे और हम समहाउ सॉर्ट कर देते। सच बात है कि मैंने कभी कंप्लेन भी नहीं की थी, ये बात भी है कि मैंने कभी एचआर को जाके बोला नहीं कि भाई इसका कुछ कर सकते हैं क्या। ये बात भी है, ये मेरी गलती है। और मतलब ये तो ये कहना गलत होगा कि इसका बोझ इंडिविजुअल्स पर आना चाहिए, ऐसा व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। बट लेकिन इससे ये तो साफ हो जाता है कि सारा खेल डिज़ाइन का ही होता है। किस तरह से रोड बनी हुई है आपकी, उसी से डिसाइड होगा कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, वो चलेंगे साइकिल करेंगे नहीं करेंगे। जब आप उस पर इतने बैरियर्स बना दोगे, रुकावटें बना दोगे, तो उसका वही निकलता है कि मोटरसाइकिल और कार में जाओ। राहुल, मैं एक अगले सवाल पे आना चाहती थी, जो आपने थोड़ा सा इसके पहले ही इसके बारे में बताया कि जब भी जैसे कि कोविड का समय आया था, थोड़ा सा रिसेशन हमारे यहाँ आया था, तो ट्रैफिक भी कम हो गया और थोड़ी मौतें भी उस समय कम हुई थी। आपने ये भी बोला कि एक प्रकार की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है हमारी, जैसे हमारी इकोनॉमी बेहतर कर रही है तो हमारी जो प्रति लाख मौतें बढ़ रही है। समहाउ मुझे ना ये बहुत इंट्यूटिव नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारा देश ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो हम एक तरीके से ज़्यादा पैसा बनाते जाएंगे, तो हम समृद्ध बन रहे हैं, तो हम थोड़ा और खर्चा करेंगे इन चीज़ों में, तो हमारी मौतें तो कम होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन में बेहतरी आ ही जाएगी जैसे हम समृद्ध होंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि जैसे हम समृद्ध बने जा रहे हैं उतना हमारे यहाँ प्रति लाख मौतों का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। तो इसको डीकपल कैसे किया जाए, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इससे जुड़ा हुआ सवाल राहुल, क्या ये यू कर्व होता है किसी भी देश का कि पहले बढ़ते जाएंगे नंबर्स फिर कम होंगे, ऐसा होता है? एक तो ख्याति जो आप पूछ रही थी ना कि आपने शायद वो ग्राफ देखा नहीं देखा, जो 1970 से लेकर 2022 तक का ग्राफ बना हुआ है हमारी रिपोर्ट में, जिसमें आप देखते हो कि 50 साल में जैसे जैसे डीजल का जो उपयोग था, सालाना उपयोग, और उसको देखा जाए 1970 से 2021-22 तक भारत में, और जो सड़कों पे मौतें हो रही हैं उसको देखा जाए, तो दोनों लाइनें बहुत साथ साथ चल रही हैं। और डीजल यहाँ पर बेसिकली उसकी एक अर्थव्यवस्था का एक इंडिकेटर है। और लाजमी भी है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग इंडस्ट्री ग्रो करती है, उससे टैक्स का मूवमेंट बढ़ता है, टैक्सीज बढ़ते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो अपनी मोटरसाइकिल कार खरीदते हैं, उनके पास और पैसे आते हैं तो वो दूर दूर चलते हैं, टूरिज्म करने होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियाँ होती हैं वो बढ़ती है जब भी कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे मौतें नहीं होंगी। वो इसलिए होती है, जो मैं पहले बता रहा था ना, कि कैसे हम पैसे तो खर्च करते हैं और उसमें हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं बहुत महंगे महंगे, हम लोग हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिज़ाइन की खामियां हैं
अगर हम उनके साथ बनाएंगे, उनको दूर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, उसमें बस डिटेल उसमें ध्यान देना है आपको। लेकिन जो पैसा हमारे पास आया और उस पैसे को जिस तरह से हमने यूज़ करा, अगर हमने वो सेफ सिस्टम नहीं बनाए हैं, तो फिर वो जो भी गतिविधियाँ बढ़ रही है ट्रांसपोर्ट की, यातायात की, उससे मौतें होंगी, उससे जो दुर्घटना होती हैं वो होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश तभी अपनी सड़क सुरक्षा को बढ़ा पाएगा जब उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ जाएगी या फिर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप डिटेल में जाते हो, गहराई से देखते हो, तो आप देखते हो कि जो रीजंस हैं, जो कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटना हो रही है, उनका समाधान महंगा नहीं है। उनका समाधान सिर्फ ये है कि जब रोड इंजीनियर अपनी सड़क बना रहा है तो वो बस उन चीज़ों को देख के बनाए जो कि गाइडलाइंस में है, जो कोड्स में है। तो आप जो मैं आपको बता रहा था कि जो 80 और 100 किलोमीटर वाली जो गति पे हाईवेज पे जो गलतियाँ करी हुई है उन्होंने डिज़ाइन की, उसको हटाना कोई के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए हमें विकसित देश बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कहाँ पर हमें स्पीड ब्रेकर लगाने हैं, रंबल स्ट्रिप लगानी है, कहाँ पर हमें हेलमेट एनफोर्समेंट बढ़ाना है, उसके लिए विकसित देश होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। तो वो जो आप बता रहे थे ना प्रणय, यू शेप, तो वो यू शेप भी बहुत लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बनाई है, और लोग बोलते हैं कि कुछ पर कैपिटा इनकम तक तो मौतें बढ़ेंगी, उसके बाद कम शुरू होंगी। और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, पेसिमिस्टिक तरीका है देखने का। लेकिन उसमें अगर आप सारे पॉइंट्स को देखो, वो जो एक ग्राफ बनाया हुआ है वो बहुत सारे देशों से बनाया हुआ है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत भिन्नता है हर इनकम लेवल पे। हर एक इनकम लेवल पे बहुत कम मौतें भी हो रही है और बहुत ज़्यादा भी हो रही हैं। तो मतलब ये है कि जो भी पैसा है आपके पास किसी देश के पास, उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि आप कितनी सड़क सुरक्षा है। और इसको समझाने के लिए मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये तो मानोगे कि वो दुनिया का सबसे विकसित देशों में एक है, लेकिन उसका जो सड़क दुर्घटना में मौत होने वाला जो दर है प्रति 1 लाख, जो मैंने बताया था जनसंख्या पे, वो बिल्कुल वैसा ही है जो हमारा ऑफिशियल रिपोर्टेड नंबर है इंडिया में। अच्छा। सेम है बिल्कुल। तो वो एक एग्जाम्पल बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास पैसा तो आया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूज करा उसको चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो आप जब यूनाइटेड स्टेट्स में सड़कों पे होते हैं आपको दिखता है कि वो सड़क पैदल चलने वालों के लिए नहीं है, वो सड़क साइकिल पे चलने वालों के लिए नहीं है, वो सड़क है तेज रफ्तार से बड़ी बड़ी गाड़ी चलने के लिए। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि हमें बताता है कि सिर्फ रईस होना काफी नहीं है। आप जो पैसे हैं उससे आप क्या करते हैं, कोई भी देश क्या करता है वो उससे होता है, और उसके लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत विकसित होना जरूरी नहीं है। ये आपने यूएस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे यूएस में ऐसा हो सकता है कि आपके एकदम ठीक सामने ही वो दुकान हो, लेकिन आप वहाँ पैदल चल के नहीं जा सकते हैं, आपको गाड़ी में बैठ के वो रास्ता क्रॉस करके सामने की दुकान में जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक ये कार सेंट, मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहता हूँ इस पे कि इसलिए कि ये तो आपने ठीक बात कही कि रईस होने से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो लाजमी, वो तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप रईस नहीं हो तो इतनी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे कैपेसिटी के प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम एक लो प्रायोरिटी एरिया हो जाता है। मुझे नहीं लगता, आप एक्सप्रेस वे जो हाईवेज बन रहे हैं उनका आप बजट देखो प्रणय, इतना बजट है, उस बजट को देख के नहीं लगता है कि वो एक गरीब देश की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कहना कि इतने बजट के बाद भी मेरे पास बस वो सेफ्टी के लिए वो पैसे नहीं है, वो गलत है। आपको सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है। जो मौत हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो हाईवे बना रहे हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप गलत करा रहे हैं, तब वो होगा। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप हाईवे का बजट देखते हो, आपको NHAI का बजट देखो ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसको देख के लगता है कि इनके पास सेफ्टी के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल पैसे हैं, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इंजीनियर्स ने गलत सड़कें बनाई हैं, बावजूद इसके कि करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उन सड़कों बनाने में, लेकिन इधर उधर जो एक कमियां रहती है जिसकी वजह से जो मौतें होती है, उनको ठीक करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। उनको ठीक करने के लिए सिर्फ आपको एक माइंडसेट चाहिए कि ये भी जरूरी है, मुझे ये भी करना है। अगर वो फीडबैक सिस्टम नहीं होगा हमारी सोसाइटी में
कि जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं उनके पास फीडबैक नहीं जाएगा, ये वो प्रॉब्लम है। उस फीडबैक के लिए मुझे विकसित होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। नहीं, इससे तो मैं सहमत हूँ। मैं लोगों के इंडिविजुअल बर्ताव के बारे में बात कर रहा था कि लोग अपना खुद का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिस्क कैलकुलेट करते हैं ना, और उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिस्क में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इतने प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि आपको लगता है यार इससे तो मुझे मतलब ट्रैफिक इज द लीस्ट ऑफ माई कंसर्न्स, कई सारी चीज़ें जो मुझे अफेक्ट करेंगी। तो शायद मैं उस तरीके से कह रहा था। लेकिन वहां पर मैं आपको से एग्री करता हूँ जब मैं बोल रहा था ख्याति को कि कैसे कम्युनिटी प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको घर में पीने का पानी नहीं है, तो वो उसके लिए प्रेशर क्या करेंगे, उसके लिए क्या सड़क पे उतरेंगे। तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत कंपीटिंग जिसको बोलते हैं प्रायोरिटीज है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक पब्लिक पॉलिसी में हम लोग जैसे अक्सर कहते हैं कि किसी भी बदलाव लाने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, यू शुड नो दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, प्रॉब्लम सहमत होनी चाहिए सब लोग की प्रॉब्लम है। दूसरा, सॉल्यूशन होना चाहिए, और तीसरा अर्जेंसी होनी चाहिए। तो जब तीनों मिलते हैं तो एक जॉन किंगडन की फेमस बुक है एजेंडाज, ऑल्टरनेटिव्स एंड पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने कहा है ये 3 का जब मिलन होता है तब बदलाव आता है। अब इसमें देखते हैं हम डिज़ाइन के दृष्टिकोण में, एक प्रॉब्लम क्या है पता है लोगों को, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी पता है, जैसे आपने कहा डिज़ाइन सॉल्यूशन है, लेवरेज पॉइंट है। तीसरा, अर्जेंसी भी आती है, जैसे वो गोपीनाथ मुंडे जी की मौत हुई थी, साइरस मिस्त्री की मौत हुई, कि कई ऐसे फोकसिंग इवेंट्स होते हैं जिससे लोगों को ध्यान में आता है बॉस ये प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ कर, फिर भी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो क्या माजरा क्या है? एक तो ये जो एग्जाम्पल आपने दिया मुंडे का या फिर साइरस मिस्त्री का, जो भी एग्जाम्पल होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड जिसको बोले ना बबल्स होता है, ये तो फूलता है फिर फट जाता है। जो भी सस्टेन्ड लंबे समय तक होने वाले सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, वो होते हैं जब आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाते हैं। जब तक इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं आएगा, जो अर्जेंसी है, जो लोग बात करते हैं, सब करते हैं, उसका इफेक्ट अगर इंस्टीट्यूशंस तक नहीं जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो कोई फेमस आदमी मर जाता है, उसके बारे में फिर बहुत सारी बातें होती हैं और ये सब करना होता है, उसका आई थिंक जो वार्तालाप होती है उसके अराउंड, हमारा मीडिया का और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जब वो बात कहीं बड़ी बन जाती है और सोसाइटी रियलाइज करती है कि बहुत इमरजेंसी है, ये हम उसको लेवरेज करें टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अगर वो चेंजेस नहीं आ रहे फिर तो वो ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब हम किसी से भी निजी में बात कर रहे होते हैं, सब लोग समझते हैं कि हाँ भाई सड़क सुरक्षा एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं आएगा। तो आई एग्री जो आपने 3 बताए हैं, बट उसका ये कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, ये कोई स्विच नहीं है जो आप स्विच ऑन कर दोगे सेफ्टी का। दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। बहुत समय तक हमें बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे और वो हमेशा एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशन से ही आते हैं। आपने दिलचस्प बात की, क्योंकि जैसे आप पहले भी कह रहे थे जब वो साइरस मिस्त्री का हादसा हुआ तो ज़्यादातर फोकस ही था सीट बेल्ट के ऊपर, और मुझे भी इसी तरीके से याद है। लेकिन जैसा आपने कहा प्रॉब्लम डिज़ाइन में था, वो तो हम लोग भूल ही गए और शायद वो रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और एक्चुअली डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजियर है, क्योंकि उसके लिए आपको भारत के 100 करोड़ लोगों का बर्ताव बदलने की शायद जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग उसके ऊपर नहीं फोकस कर रहे। प्रणय, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हमेशा कहते हैं ना कि भारत की सरकार हमेशा जो चीज़ वो मिशन मोड में कर सकती है ना, वो चीज़ें वो अच्छी कर लेती है। तो जैसे कि एक ही चीज़ चेंज करानी है तो लोगों को हम करा लेंगे, लेकिन डिज़ाइन इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इशू है ना कि हर स्पॉट पे वो डिज़ाइन का मतलब शायद कुछ और हो सकता है। तो ये ऑन गोइंग चीज़ है। वो कहते हैं उससे जुड़ी बात, बस एक और बात बोलूँगा कि जो हमारे पास ना कैपेसिटी प्रॉब्लम भी है। तो कैपेसिटी प्रॉब्लम ऐसे कि जो इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे जो कुछ लोग काम करते हैं इंजीनियर्स के साथ, PWD इंजीनियर्स के साथ, तुम्हें पता लगता है कि वो ट्रेन नहीं है जो ड्राइंग को देख के वो सेम चीज़ को सड़क पे बना दे। वो ट्रेनिंग भी कम है, तो वो एक्सपर्टीज भी लैकिंग है हमारी। तो इट्स नॉट, ये नहीं बोलूँगा कि मैन पावर नहीं है, पर्सनल है, बट पर्सनल के पास एक्सपर्टीज है या नहीं है उस काम को करने की, वो भी एक प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करना सिंपलर है, क्योंकि हम लोग जो बात कहते हैं पब्लिक पॉलिसी में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत
मुश्किल तब होता है जब ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोगों को 100 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करना है तो आपको हर 100 करोड़ लोगों के इंसेंटिव्स और उनके प्रेफरेंसेस बदलने पड़ेंगे, वो तो मुश्किल है। यस तो ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी उस मामले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको NHAI में जो इंजीनियर्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू 100 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करना। एब्सोल्युटली। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी शायद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ट्रेन करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दो कि उसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी वगैरह, तो उससे वो लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, तो सॉल्वेबल है। लेकिन फिर भी ये कभी भी मामला सिर्फ इतना बिलो द सरफेस रह रहा है कि कभी भी इसको हम लोग हमारे सिस्टम्स प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। बदल रही है चीज़ें। हम लोग जैसे बहुत एजेंसीज के साथ काम करते हैं और काफ़ी राज्य सरकारों के साथ भी काम करते हैं। मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है, मतलब चीज़ें बदल रही है, लेकिन एकदम से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा लेवल पे होता है चेंज, तो धीरे धीरे आएगा। लेकिन लोग सोच रहे हैं इस दिशा में, बहुत बहुत लोग सोच रहे हैं। राहुल, तो और एक सवाल मुझे आपको पूछना था। जैसे कि भारत में हम जब रास्ते पे जाते हैं तो ट्रैफिक के साथ हमें तुरंत हमारी हवा भी पता चल जाती है कि रास्ते पे आप जैसे ही जाओ तो आपको एक प्रकार से समझ में आ जाता है कि धुआं भी ज़्यादा है, राइट? तो एयर पोल्यूशन में हमारे ट्रैफिक के एमिशन का कितना हिस्सा है? क्या वो एक बहुत बड़ा, जैसे कि दिल्ली में बीच में शुरू हुआ था कि ऑड इवन किया करने की कोशिश की थी, तो क्या ये प्रकार की चीज़ें कारगर हो सकती है? क्या ट्रैफिक एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एयर पोल्यूशन को प्लग करने के लिए? तो जब हम प्रदूषण की बात करते हैं और बाकी सारे स्रोतों के उनके भाग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो होता है कि जिसको हम बोलते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट, कि आपका जितना भी पॉल्यूशन आ रहा है, लेट्स से पार्टिकुलेट मैटर का PM 2.5 जिसको बोलते हैं, उसमें कितना हिस्सा कौन सी सोर्स का है। तो हमारे जैसे शहरों में इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल पावर प्लांट्स होते हैं, बायोमास बर्निंग होती है, एग्रीकल्चर बर्निंग हो गई, और ट्रैफिक, ये सब होते हैं। इन सब का कंट्रीब्यूशन से बनती है हमारी जो वायु प्रदूषण की समस्या है। तो जैसे दिल्ली शहर में 20 से 25% जो PM 2.5 होता है पार्टिकुलेट मैटर, वो ट्रांसपोर्ट से आता है, बाकी दूसरे सोर्सेस से आता है। और फिर दूसरी होता है कि ट्रांसपोर्ट के भीतर क्या चल रहा है। तो टोटल का तो हो गया 20 से 25%, लेकिन ट्रांसपोर्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि डीजल ट्रक्स भी होते हैं, मोटरसाइकिल भी होती हैं, कार भी होती हैं। तो उसमें डीजल ट्रक्स का कंट्रीब्यूशन जो उसमें हिस्सा होता है बहुत बड़ा होता है। तो ये है, और इससे ये भी पता लगता है कि क्योंकि हमारी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण होता है हमारे शहरों में, हमारे देश में, तो किसी एक सेक्टर को हटा के कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर बहुत बड़ा चेंज लाना है हमारी वायु प्रदूषण की समस्या में, तो वो सारे सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा, और सब सेक्टर्स को ही अपना प्रदूषण हटाना होगा, ट्रांसपोर्ट को भी हटाना होगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट हटा के वायु प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा, नहीं। दूसरा ये कि कुछ जो हमारे वाहन होते हैं उनका उपयोग किसी जगह ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो जैसे जहाँ गाड़ियाँ और स्कूटर वगैरह होते हैं, वो ऐसी जगह प्रदूषण करते हैं जहाँ पर लोग रहते भी हैं, स्कूलों के पास, या फिर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, या फिर मार्केट के पास। तो उससे क्या होता है कि जो भी प्रदूषण है वो जहाँ लोग अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके पास ही हो रहा है। तो जो भी पॉल्यूशन है वो एकदम डायरेक्टली आपके पास आता है। इसलिए जब आप मार्केट वगैरह में होते हो, बहुत ट्रैफिक जैम होता है, तो आपके पास जो आप सांस ले रहे हो वो एकदम वहीं से आ रहा है जहाँ डे पाइप बगल में है। तो ये भी फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल तो जो मैंने आपको बताया कि 20 से 25% और फिर जितना भी रहता है, लेकिन दूसरी चीज़ें ये भी होती है कि कैसे आप जो लोकल लेवल पे है वो आप उससे जो एक्सपोजर हो रहा है आपको ट्रांसपोर्ट से, वो कैसे कम कर सकते हो। उसका तरीका यही है कि जहाँ पर भीड़ भड़ाका है, जहाँ पर मार्केट्स है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर स्कूल है, वहाँ से दूर रखा जाए जो मोटर वाहन होते हैं। और ये प्रावधान बहुत सारे देशों में हो भी रहे हैं आजकल। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि हम जब सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं और ट्रैफिक वगैरह की बात करते हैं, ये सारा वार्तालाप बिना क्लाइमेट चेंज के पॉलिसी उससे अलग नहीं होना चाहिए। ये सारा वार्तालाप
क्लाइमेट चेंज के भीतर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने ये इंटरनलाइज कर लिया है, इसके साथ हम लोग जीने लगे हैं कि गाड़ियां तो बढ़ती जाएंगी, उनकी गलतियां बढ़ती जाएंगी। हम ये क्या कर सकते हैं कि सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो गाड़ियां आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए तो वो साफ हो जाएंगी। उसमें जो हमारा जो मानना है जो वो ये है कि वो नंबर तो बढ़ते जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखते हो तो आपको वो नंबर भी कम करना है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे कि जैसे दिल्ली में 1990 हमने जो एक रिसर्च किया था 1990 से लेके हमने 2014 तक देखा था कि कैसे ट्रैफिक से जुड़ा हुआ प्रदूषण कैसे बढ़ा था। तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आई, उसमें हमारे जो एमिशन स्टैंडर्ड्स आए वो आए हैं, तो उससे हमारी जो कार्स होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो उसमें कम से कम पॉल्यूशन होने लगता है। तो उससे हमारा पॉल्यूशन तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप CO2 देखोगे जो कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है, वो तो बढ़ते जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी भी बात करनी पड़ेगी, कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें अब कुछ ऐसा भी सोचना है कि जो गाड़ियों की गिनती है वो बढ़ना जरूरी नहीं है, उसको कम करना पड़ेगा। वो जड़ है, अगर वो उसको कम करते हैं तो फिर वो बाकी चीज़ों को सॉल्व करना उनका हल बहुत ईजी हो जाएगा। आपकी बात सही, क्योंकि अगर इस एंगल से सोचे ना, तो जैसे कि अभी हम थोड़ा सा वही जैसा आप कह रहे थे कि हम एक कार सेंट्रिक मॉडल की ओर ही जा रहे हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही एक तरीका है। हमने मतलब हालांकि थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। मतलब अभी हमारे बड़े बड़े शहरों में वैसे मेट्रो भी बढ़ रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले की कंपैरिजन में तो बेहतर हो ही रहा है। बट हाँ, आई थिंक अगर हम इस क्लाइमेट चेंज की रियलिटी को साथ में लेके सोचे तो फिर हम सोचेंगे कि हमें इन चीज़ों पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे ट्रैफिक एमिशंस कम होंगे एक पॉइंट के बाद। वरना हम एक अलग तरीके के मॉडल को चेस करते रहेंगे, जिससे शायद कुछ चीज़ें तो ठीक होगी लेकिन सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। इसमें ये भी है एक, मतलब सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इज्जतदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। मतलब क्योंकि लोगों की अभिलाषाएं भी हैं, लोग कार क्यों लेते हैं, राइट? मतलब किसी ने कार नहीं देखी, हम लोग तो चला रहे कार में, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब कार नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी ने कार नहीं ली है, उससे अभिलाषा तो होगी कि यार मैं भी AC में जाऊं, ट्रैवल करूं। तो अगर हम लोग सिर्फ चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है जिसमें आपके पसीने छूट रहे हो, तो लोग तो कार लेंगे ही। मतलब तो शायद वो भी है, हम लोग को इस तरीके से भी सोचना है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, हम लोग बात करते हैं कि मेट्रो है, मेट्रो में हम लोग कितना पैसा डाल रहे हैं, शायद उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है वो एक इज्जतदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एक इंसान सोच सकता है कि मैं इसे लेकर ऑफिस जा सकता हूँ और काम कर सकता हूँ, तो वो भी एक पॉइंट है। अच्छा पॉइंट बोला आपने राहुल कि हाँ, क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से भी देखना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों। तो अब ये ट्रैफिक पे तो हम लोग और कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 1.5 घंटा होते आए। तो एक लास्ट सवाल हम लोगों का यही था कि अगर जैसे हम लोगों ने बात की कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और किस तरीके से कुछ लेवरेज पॉइंट्स आपने बताए, तो आप कुछ 3 पॉलिसी या इनिशिएटिव्स बता सकते हैं जो एकदम लेवरेज पॉइंट्स है, जिससे काफ़ी बदलाव आएगा हमारे रोड्स को सेफ बनाने में, एमिशंस कम करने में, सब हमारे ट्रैफिक चीज़ों को सुलझाना है। राहुल, तो आप बताइए किस तरीके से सुलझाना। समरी। हाँ, तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि डिस्करेज करना पड़ेगा जो नए वाहन लोग खरीद रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, निजी वाहन। उसका तरीका यह है कि हम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी बढ़ाएं, और जो आप बोल रहे थे ना इज्जतदार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो उस रजिस्ट्रेशन फ़ी से क्रॉस सब्सिडाइज करें। और जो अभी क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं गाड़ी यूज़ करने वालों की, वो इंटरनलाइज नहीं हो रही हैं। जो वो प्रदूषण कर रहा है, जो वो सड़क दुर्घटना कर रहे हैं, वो उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं वो, और वो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी में होना चाहिए इंक्लूड। दूसरा ये कि जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोल रहे थे कि आपको जो पार्किंग है, वो पार्किंग आपके घर के बाहर नहीं होनी चाहिए गाड़ी की, और जो आपके ऑफिस के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने निजी वाहन और आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कॉम्पिटिटिव बनाना है, समान लेवल पे लेके आना है, उसका तरीका तभी होगा जब पार्किंग भी आपकी दूर होगी। वो पार्किंग घर तक जो होती है वो बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंग की फीस और पार्किंग की लोकेशन वो चेंज कर दे तो वो उसको मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा जो आएगा ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी क्या होता है कि वो
प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के बाहर खड़ी है और मैं उसको लेके जाता हूँ और ऑफिस के बिल्कुल बाहर करता हूँ, बस के लिए आपको चल के जाना पड़ता है। तो वो जो है उसका तरीका ये होता है कि आप पार्किंग स्पॉट्स बनाएं जहाँ पर, और जो घर के बाहर की जो पार्किंग है उसको या तो बिल्कुल खत्म करें या फिर वो इट हैज़ टू बी, दे हैव टू पे फॉर इट, उसका भुगतान होना चाहिए। अच्छा, तीसरा मैं ये बोलूँगा कि डिज़ाइन, दोबारा बोलना चाहूँगा कि हम आई थिंक इस पे बात भी बहुत कर ली कि हम डिज़ाइन ही ऐसे बनाए कि जो ना कि हमारी सुरक्षा बढ़ाएं, बट हमारा जो निजी वाहनों के साथ एडवांटेज होता है हाई स्पीड पे जाने का, उसको कम करें। उसके तरीके ये है कि हम उसको बोलते हैं ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, बेसिकली यातायात को शांत करने के तरीके। और उसमें होता है कि आप जगह जगह रंबर स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर्स, राउंड अबाउट्स, इस तरह की चीज़ें देंगे। और तो बेसिकली उससे क्या होता है कि आपने फिजिकल बैरियर्स बना दिए हैं, जिससे कि जो निजी वाहन वाले होते हैं वो डिस्करेज होते हैं हाई स्पीड करने के लिए। तो उनका जो एडवांटेज होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, वो भी कम होता है उससे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है व्हीकल्स की, वाहनों की, और जो ये पार्किंग है, इसका जो ये आई थिंक हमने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करा है एक देश के हिसाब से देखा जाए तो। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे मैं ये कहूँगी कि मैं सिंगापुर में रहती हूँ और जहाँ पे ये जो चीज़ आपने कही है ना, ये मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि भारत ऐसा कुछ मॉडल फॉलो कर सकता है, बट यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको गाड़ी खरीदने के लिए पहले एक परमिट लेनी पड़ती है जो बहुत ही महंगी है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग अपना एक तरीका कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, बट बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। शायद भारत के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ, शायद एक एग्जाम्पल ये है। ख्याति, तुम सिंगापुर में तो हम पे हंस रही हो। मैं क्या हंसूं, मैं पैदल जाती हूँ सब जगह। अब जब से मैं सिंगापुर आई हूँ, मेरा चलने का कैपेसिटी बढ़ गया है, क्योंकि वही तरीका ज़्यादा रहता है। और जैसे आपने बस स्टॉप से घर तक तो चलना ही पड़ता है सबको। और आपने जैसे बताया था, सिंगापुर में भी बहुत बड़ा डिबेट था जब वहाँ पे वो उनकी मेट्रो बना रहे थे। वहाँ पे भी लोग कह रहे थे क्यों चाहिए मेट्रो, नहीं हम लोग सॉल्व। तो हर देश ये एक्सपीरियंस करता है और फिर सॉल्व करता है। तो खैर ठीक, राहुल, बहुत बहुत मज़ा आया हमें। सही में ये एक ऐसा विषय था जिसपे कई सारे सवाल थे। तो इस बार आप एक एक्सपर्ट से एक बहुत सुलभ तरीके से आपने समझाया किस तरीके की साइंस है इसके पीछे और किस तरीके से डिज़ाइन बदलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो रिपोर्ट है वो भी शेयर करेंगे। और हमारे श्रोताओं से भी निवेदन है कि अगर आपके पास कोई सवाल है इस विषय पर तो हमें भेजिए, और हम लोग दरख्वास्त करेंगे राहुल से कि इसका जवाब दे और भेजे आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।